सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी यामाहा FZS वर्जन 4 का 1 मंथ एक्सपीरियंस, और साथ ही में मैं आपको इसके 5 कॉन्स बताऊंगा जिससे कि आपका इससे मन थोड़ा सा हट सकता है, मगर आपको इसके 5 प्रोज भी बताऊंगा जिससे कि आप काफ़ी कन्विंस हो जाओगे इस बाइक को लेने के लिए। ठीक है, और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सिर्फ 2.2% लोग सब्सक्राइब करते हैं, बाकी लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। मतलब व्यू जितने आ रहे हैं बट सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ना। तूने कर रखा है सब्सक्राइब? फिर एक आदमी आपसे प्लीज़ कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी सुनो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। है पहली बात तो 150 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका वेरी वेरी थैंक यू। और बढ़ाएंगे यार, और थोड़ा ऊपर चलाओ। FZ को हमें नंबर 1 बाइक पे लेके आना है इंडिया की। स्प्लेंडर को बीट करनी चाहिए गाड़ी अपनी, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज यार, अगर मैं अपने 1 मंथ एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई इस बाइक के लिए मेरे पास में सिर्फ एक ही शब्द है, दैट इज़ फैंटास्टिक। मतलब बहुत ही बढ़िया बाइक है। अगर आप एज अ कम्यूटर इसे यूज़ करते हो तो इट इज़ वेरी गुड। आपको बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देगी है, बहुत कंफर्टेबल है चलाने में, और आपको वैसे भी हार्डवेयर या इसके सॉफ्टवेयर टाइप मतलब आपको कोई भी उसके अंदर दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि भाई मैंने कमेंट्स में लोग कहते हैं कि भाई इसके पैनल वगैरह निकल जाते हैं, पर मेरे को अब तक कोई ऐसा फील नहीं हुआ कहीं पे भी कोई इसका पैनल मतलब ऐसा बाहर को निकल रहा है या कुछ ऐसा है। हाँ, थोड़े मतलब ऐसे मूवमेंट है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, फाइबर बॉडी है तो थोड़ा बहुत रहता है, पर ऐसे निकलना और बहुत और दिखना ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अगर मैं इसके ब्लूटूथ वगैरह की बात करूँ तो भाई वो भी आराम से कनेक्ट हो जाता है। मैं बाइक ऑन करता हूँ, मेरे फ़ोन में ऐप खोलता हूँ, तुरंत कनेक्ट हो जाता है वो, तो मेरे को तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है, लुक्स तो खैर इट इज़ गुड। तो भाई 1 मंथ में मैं यही कहूँगा कि भाई मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक से। वैसे भी यामाहा से पुराना ट्रस्ट जुड़ा रहा है, आपको बताया मैंने। 7वीं यामाहा है मेरी, MT लेनी थी पर डुअल चैनल ABS बोल के शोरूम वालों ने चिपका दी, कोई बात नहीं। FZ मैंने पहले भी यूज़ कर रखी है, वर्जन 2 थी मेरे पास में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो भाई बाइक इज़ वेरी गुड, ये तो नो डाउट। अगर आप एक कम्यूटर है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको थोड़ी स्पोर्ट्स वाली चाहिए तो इसकी वजह कुछ और ले लेना, सीधी सीधी सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो भाई यार अब हम आते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। सो गाइस यार, अगर मैं इस बाइक की पहले प्रो की बात करूँ या इसकी पहली प्लस पॉइंट की बात करूँ तो वो है भाई इसका फ्रंट सस्पेंशन। जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी मोटाई, मतलब इसका जो डायमीटर है वो आपको इतना अच्छा मिलता है कि भाई शार्प से शार्प गड्ढे में भी अगर आपका फ्रंट टायर जाता है ना, आपके बिल्कुल भी शोल्डर्स पे जर्क नहीं आता। मतलब इतना बढ़िया इसका फ्रंट सस्पेंशन है, जिसकी वजह से क्या है, आप इसको मनूवर भी बहुत आराम से कर सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है ना यार कि मतलब ऐसा झटका आएगा या कुछ ऐसा अजीब सा लगेगा, अजीब सी पोजीशन बन जाएगी, वो नहीं होता। आप इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत लीनिंग भी करते हैं ना तो भी आपको फ्रंट सस्पेंशन बहुत हेल्प करता है आपको हैंडल करने में गाड़ी को। क्योंकि भाई पूरी जो हैंडलिंग होती है फ्रंट टायर पे होती है और फ्रंट टेलीस्कोपिक फोर्क पे होती है। अगर ये अच्छी नहीं होती तो फिर यार बड़ी दिक्कत होती है गाड़ी को हैंडल करने में, और चलाने में भी मज़ा नहीं आता। फिर मतलब झटका आता है, फिर ऐसा लगता है ये लग गई, फिर आप बहुत आराम से चलाते हो, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। पर इसके अंदर मान लो इनकेस अगर आपसे बाई चांस मिस भी हो गया गड्ढा, आपको हल्का सा भी जर्क फील नहीं होगा। कितने ही गहरे गड्ढे में डाल लो आपसे, उस गहरे गड्ढे में भी डालोगे ना तो भी आपको नहीं होगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखा दूंगा, पर नहीं थोड़ी है। ठीक है। तो गाइस अगर हम इसके सेकंड प्रो की बात करें तो वो है इसकी सिटिंग पोजीशन। इसके अंदर आपको इतनी अपराइट पोजीशन मिलती है कि अगर आप हैवी ट्रैफिक में चलाते हो, आप डेली कम्यूटिंग के लिए इस बाइक को यूज़ करते हो, जिसके लिए बनी है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल आपको अनईजी वाली फील नहीं आती। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे ये हम बैठे इसके ऊपर। अब मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच है, अच्छा खासा लंबा हूँ मैं, तो मैं भी बैठ रहा हूँ तो भाई आप देखोगे काफ़ी स्ट्रेट मेरी बैक है। मतलब आगे ऐसे लीन नहीं करना पड़ रहा मेरे को, थोड़ा सा भी आगे लीन करते हैं ना तो फिर पीछे पूरे आपके शोल्डर में जोर आता है और लॉन्ग राइड्स में आपको बहुत दिक्कत देता है। तो इसके अंदर आपको वो चीज़ नहीं होगी, आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल सीधा बैठते हो। तो भाई जो इसकी पोजीशन है ना सिटिंग, वो इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनती है, क्योंकि इट हेल्प्स इन लॉन्ग राइड्स। और मान लो अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में हो जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, बार बार आप थोड़ा बहुत चल रहे हो फिर बाइक रुक रही है, फिर थोड़ा चल रहे हो फिर बाइक रुक रही है, तो उसमें भी आपको ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी सिटिंग पोजीशन। जैसे कि R15 हो गई बाइक, N160 हो गई, उसमें थोड़ा आगे लीन करना पड़ा तो इरिटेट कर देती है वो ट्रैफिक में, तो वो चीज़ आपको इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो गाइस यार, अगर मैं इसके थर्ड प्रो की बात करूँ तो वो है इसका इंजन। अब अगर मैं आपको इसकी इंजन की बेसिक चीज़ें बताऊँ तो भाई 149 cc का आपको इसके अंदर इंजन मिलता है, जो कि 13.3 Nm का टॉर्क और 12.3 bhp की पावर जनरेट करता है। अब ऑन पेपर तो ये कम है, मगर फॉर अ कम्यूटर इट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा इंजन की पावर आपको लगेगी भी नहीं। अब उससे क्या होता है कि भाई इस बाइक में आपको 150 cc में सबसे ज़्यादा माइलेज देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर 55 से 60 का माइलेज मिलता है। मैंने इसके अंदर हाईएस्ट अब तक 56 का माइलेज निकाला है, वो भी काफ़ी अच्छे खासे डिसेंट ट्रैफिक में। हैवी ट्रैफिक में अब तक मैं इसको 1-2 बार लेके गया हूँ, पर वहाँ पे भी इसने मुझे डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। 54-55 अराउंड इतना माइलेज इसने मुझे निकाल के दिया है। हालांकि विद पिलियन, विदाउट पिलियन तो फिर थोड़ा सा माइलेज और बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लोड है गाड़ी पे वो कम हो जाता है। तो भाई ये इसका बहुत बड़ा प्रो होता है, क्योंकि एज इट इज़ अ कम्यूटर तो मेन चीज़ है कम्यूटर की होती है कि यार मेरे को माइलेज अच्छा मिले मेरी बाइक में। क्योंकि कम्यूटर में क्या होता है यार, आप एक
कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलते। और माइलेज हर किसी को पता है कि बनती तब है गाड़ी की, चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, जब वो थोड़े लंबे टाइम तक एक हाई गियर पे चले। हाई गियर एंड लो आरपीएम अगर आप वहाँ चलाते हो तो फिर आपकी माइलेज बनती है। मगर सिटी में तो क्या है भाई, आपने खींची 40 तक आप लाए, फिर कोई हर्डल आ गया, फिर आपने ब्रेक मार ली, फिर एक्सेलरेटिंग, फिर ब्रेकिंग, ये चीज़ जो साइकिल चलती है ना, उससे माइलेज बहुत कम हो जाती है। मगर वो चीज़ आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से 55 प्लस माइलेज निकाल के देगी, इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो यार अगर मैं इसके 4th प्रो की बात करूँ तो वो है भाई इसकी सीट। अब सीट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार 150 सेगमेंट में आजकल हमें मोस्टली स्टेप अप सीट्स देखने को मिलती है, जिसके अंदर की हमारी जो सीट है वैसे 2 पार्ट में होती है और पीछे वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा ऊंचा होता है। तो उस वजह से यार पिलियन को बैठने में ना बड़ी दिक्कत होती है। अब ये बाइक जो है आप आराम से अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो इसके ऊपर, मतलब ऐसे आराम से बैठ सकती है, स्टेप अप भी नहीं, वो भी ऐसे ब्रेक मारोगे खींचोगे ऐसे ऐसे नहीं झूलेगी, वो आराम से इसके ऊपर बैठ सकती है। और मम्मी वगैरह को भी अगर आप लेके जाओ तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जो मोस्टली इंडियन मॉम्स है वो ऐसे दुपट्टा वगैरह लेती है और इसके अंदर ओपन चेन सिस्टम मिलता है आपको। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आप इसको उस पर्पज़ के लिए लो तो फिर मतलब आपके ऊपर है। वैसे तो देखो साड़ी गार्ड वगैरह आता है इसके अंदर, तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहती है कि भाई अगर रहे भी तो मतलब ऐसे पकड़ के बैठे, क्योंकि देखो होने को कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ नॉट दैट सेफ अगर हम ऐसे कहें। पर लेकिन भाई अगर इसकी सीट की बात करें तो इट इज़ कंफर्टेबल, पिलियन के लिए भी बहुत अच्छी है और राइडर के लिए तो खैर बेस्ट है। राइडर को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। पिलियन के लिए मैं कहूँगा कि भाई काफ़ी अच्छी है। हाइट थोड़ी सी मतलब इसकी नॉर्मल ही है, कोई ऐसी ज़्यादा ऊंची नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया झूलती रहेगी आगे पीछे आपकी गर्लफ्रेंड, या कोई मान लो आपको दोस्त बैठे, जैसे मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठता है, गर्लफ्रेंड भगवान ने दी नहीं इसलिए दोस्त को घुमाते हैं हम बाइक पे, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है, वो ये कंफर्म कर सकता है। होती है दिक्कत? नहीं होती है, नहीं होती ना, वेरी गुड। तो गाइस यार इसके 5th अगर मैं प्रो की बात करूँ तो वो है इस बाइक की स्टेबिलिटी, जिसके लिए जानी जाती है भाई स्टेबल है, माइलेज ओरिएंटेड बाइक है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की इसके अंदर 3 चीज़ें आती है। पहली तो है इसका मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि आता है बीच में इसके, ठीक है। अब ये है थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, तो इसलिए पिलियन को थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है, हल्के थोड़े से झटके लग सकते हैं, मगर इससे आपकी बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी बनती है। रोड से चिपक के चलती है जो हम कहते हैं ना, वो चीज़ इसके अंदर आती है बिकॉज ऑफ इट्स सस्पेंशन। दूसरी चीज़ हो गई भाई इसका पीछे का चौड़ा टायर, 140 सेक्शन का टायर आता है इस सेगमेंट में। इससे चौड़ा टायर आपको किसी बाइक में मिलेगा MT-15 के अलावा, बाकी आपको किसी में नहीं मिलेगा 150 सीसी में 140 सेक्शन का टायर। एक तो उसकी चौड़ाई भी आपको थोड़ा सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, पीछे का टायर जब चौड़ा होता है तो थोड़ी सी बेटर ग्रिप बना के चलती है बाइक, तो उस वजह से एक वो है। और दूसरा है भाई इस बाइक का वेट, इसका फुल टैंक के साथ में 136 kg का वेट है, जिसकी वजह से एक लाइट मोटरसाइकिल बनती है ये और अच्छी खासी स्टेबिलिटी आपको ये देती है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे भी जाते हैं आपको बिल्कुल भी वॉबली, जैसे बुलेट वगैरह में होता है ना हैंडल बहुत वॉबल करता है, वो भी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका फ्रंट सस्पेंशन बहुत अच्छा है। और आपको मतलब ये है कि झूलती नहीं आपकी बाइक से, ऊपर नीचे होती है ना बाइकें जब ऐसे तेज़ चलाते हैं, गाड़ी भी आपने देखा होगा हाईवे पे ऐसे 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 होती रहती है, तो वो चीज़ आपको इसके अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। तो यार अब हम आते हैं इसके 5 नेगेटिव्स पर, यानी इसके 5 कॉन्स पर। तो गाइस यार अगर मैं इसके फर्स्ट कॉन की बात करूँ तो वो है इसकी हेडलाइट। अब हेडलाइट में क्यों कह रहा हूँ, थ्रो अच्छा है इनका नो डाउट, मगर इसका जो प्राइस रेंज आता है 1,60,000 की आपको ऑन रोड पड़ती है ये, उस हिसाब से भाई इसके अंदर आपको मतलब वो जो प्रोजेक्टर हेडलाइट है वो आनी ज़रूरी है। क्योंकि यार देखो रिफ्लेक्टर बेस्ड में क्या होता है, इसके अंदर लाइट फैलती है रोड पे, ठीक है, पर लेकिन प्रोजेक्टर में आपको फोकस मिलता है रोड के ऊपर, तो आपको उसके अंदर बेटर विजिबिलिटी मिलती है। मैं आपको अभी एग्जांपल डाल दूंगा अभी एक, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्टर बेस्ड है, हालांकि थ्रो बहुत अच्छा है इसका, हाई बीम का भी थ्रो अच्छा है, लो बीम भी इसकी अच्छी खासी ब्राइट है, मगर यार इस प्राइस पॉइंट पे इसके अंदर प्रोजेक्टर तो आना चाहिए था, जो कि मेरे हिसाब से एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। यार 1,60,000 रुपये दे रहे हो तो एटलीस्ट प्रोजेक्टर तो मिलना चाहिए इसके अंदर। मतलब डिज़ाइन भले ही रखें, मतलब कुछ भी करते खैर डिज़ाइनर्स की कौन सी कमी है यामाहा के पास में, पर यार ये है कि इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलनी चाहिए थी, तो ये एक इसका कौन है। तो गाइस यार अगर मैं इस बाइक की सेकंड कॉन की बात करूँ तो वो ये है कि आपको इस बाइक में गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता, जो कि एक बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कोई अगर नया राइडर है या फिर कोई मतलब ऐसा यंग राइडर है, कोई यंग बच्चा है मतलब 17-18 साल का है, वो ये बाइक लेता है, तो यार वो पोजीशन इंडिकेटर इसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि दिक्कत होती है। अब नए नए होते हैं, अब जैसे हमें तो काफ़ी टाइम हो गया बाइक चलाते, इसलिए हमें इतनी दिक्कत होती नहीं है, पर लेकिन जैसे कुछ लोगों को होता है यार मतलब आना चाहिए कि 1,60,000 रुपये दे रहे हो आप, एटलीस्ट ये तो मिलना चाहिए। तो बहुत बेसिक सा फीचर है, यहाँ पे 1 2 3 4 ही तो आना है। ये सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर MT में आता है, ये R15 वर्जन 3 का क्लस्टर दिया हुआ है इन्होंने इसके अंदर। एक गियर पोजीशन इंडिकेटर और दे देते तो मतलब क्या चला जाता। तो भाई ये एक चीज़ है कि इस प्राइस पॉइंट पे भी इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं मिलता। तो गाइस यार अगर मैं इसके थर्ड कॉन की बात करूँ तो वो है इसका रियर व्यू मिरर। आपको इसके अंदर जो इसके रियर व्यू मिरर है
वो बहुत छोटे मिलते हैं यार, मेरे हिसाब से तो बहुत छोटे हैं, क्योंकि अब थोड़ा ऐसे ब्रॉड बंदा हूँ जैसे मैं, या कोई भी मेरी जितने हाइट का है, तो यार ब्रॉडनेस होती है बॉडी में, तो आधा तो आपका मेरा कंधे में कवर हो जाता है, और कंधा वैसे भी थोड़ा रखना पड़ता है, नहीं तो आप जजमेंट कैसे लगाओगे ट्रैफिक की। तो यार बहुत छोटे आते हैं इसके अंदर। इसका जो साइज़ है ना भाई, ये बड़ा करना चाहिए यामा को, थोड़ा मतलब ऐसे लंबाई में भी बढ़ जाए और थोड़ा ऐसे मतलब चौड़ाई में भी बढ़ जाए, तो उससे क्या थोड़ा एरिया तो मिले देखने को। तो ये इसके अंदर एक बहुत बेकार चीज़ है कि इसके जो रियर व्यू मिरर है बहुत छोटे हैं। अब आफ्टर मार्केट चेंज करवा सकते हो, मेरे को तो मिल नहीं रहे, वरना अब तक मैं चेंज करवा देता। मतलब थोड़ी ऐसे स्टाइलिंग वाले अगर मुझे थोड़े बड़े साइज़ में मिल जाए ना, अब तक तो मैं बदलवा देता, और मुझे मिल नहीं रहे। अगर आपको पता है कोई, तो मुझे यार मतलब ऑनलाइन अगर कोई वेबसाइट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ देना, मैं चेंज करवाऊँगा इन्हें, क्योंकि यार बहुत छोटे हैं, बहुत दिक्कत देते हैं। तो भाई यार अगर मैं इसके फोर्थ डिसएडवांटेज की बात करूँ, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस बाइक में, इसके अंदर आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलता। फिर भी आपको शोरूम वाले डुअल चैनल ABS करके ये गाड़ी चिपका देते हैं। मतलब मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, एक भाई ने कमेंट किया था ABS कान पक गया। भाई जब दिल पे बुरा लगता है ना, 2 साल से भीख मांग रहे हो बाइक की, और फिर फाइनली मिल जाए, और फिर उसके बाद में वो चीज़ ही ना हो जिसके लिए आपने बाइक ली है, तो मतलब दिल के टुकड़े। मेरा दिल पता नहीं है भी कि नहीं अंदर क्या धड़क रहा है, मेरे को नहीं मालूम क्या धड़क रहा है अंदर, आई डोंट नो। तो यार बहुत गुस्सा आता है, मगर फिर भी इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसके अंदर आना चाहिए ABS, अगर हम टेक्निकल बात करें तो, क्योंकि यार ABS ज़रूरी होता है। रियर व्हील लॉक होने की वजह से बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, स्किड हो जाते हैं। आप 70-80 पे हो, इमरजेंसी में आपने पीछे वाला ब्रेक मारा, व्हील लॉक हुआ नहीं, टैन करके आप चले जाओगे, फिर सीधा फिर ऊपर महाकाल जी से आपकी वो भेंट भी हो सकती है। इस वजह से ABS भाई एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी फीचर है। आगे आता है इसके अंदर, मगर पीछे भी आना चाहिए था, क्योंकि यार जैसे मैंने आपको बताया, मतलब आना चाहिए यार। मतलब 1,60,000 रुपये दे रहे हो आप, मतलब डुअल चैनल ABS तो इसके अंदर आना चाहिए। हालांकि अब तक मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम इसके अंदर फेस हुई नहीं है व्हील लॉकिंग वगैरह की। मैंने 60 तक लेके गया हूँ मैं इस बाइक को, और मैंने इसका ब्रेक टेस्ट भी किया था मेरे सीट वो राइड रिव्यू में, तो मेरे को तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि व्हील लॉक हो रहा है या कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। मगर फिर भी यार अब ऑन पेपर इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग कि नहीं आता होगा। अब शोरूम वालों ने कहा था आता है, फिर मैं सर्विस सेंटर लेके गया, उन्होंने मुझे अलग ही एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जी एक ही इसके अंदर मोटर है, वो आगे पीछे दोनों में काम करती है। मगर देखो डुअल चैनल ABS आना चाहिए, पॉइंट इज़ दैट। तो यार अगर मैं इसके फिफ्थ और लास्ट कॉन की बात करूँ, जो कि हर किसी को नहीं लगेगा, जैसे मुझे नहीं लगा था इनिशियली, मुझे तो अब भी नहीं लगता, पर एक चीज़ है जो इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वो है भाई कि इसके अंदर आपको फुल्ली फाइबर बॉडी मिलती है। आपको इसके अंदर मेटल बॉडी के पार्ट्स कोई नहीं मिलते। ये देखो, ये भी फाइबर है आपका, ये भी फाइबर है, मडगार्ड इज़ ऑल्सो फाइबर, ये भी पूरा पार्ट फाइबर है, इवन ये भी आपको फाइबर का मिलता है, ये मेटल नहीं है। तो यार फाइबर होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि जैसे अगर कोई ऐसे गांव वाले एरिया में रहता है जहाँ के रोड इतने अच्छे नहीं है, और अगर मान लो थोड़ी सी भी अगर उसकी रफ़ ड्राइविंग है, मतलब 40-50 पे भी अगर उस रफ़ रोड में लेके जाएगा, तो ओवर द टाइम इनके बीच में जो स्क्रूज़ के बीच में इसका जो वो होते हैं छेद, उसके बीच में गैप हो जाता है, फिर ये फाइबर के पार्ट्स ना बजने लगते हैं। तो फिर वो बिल्कुल भी जो एक प्रीमियमनेस आनी चाहिए इस बाइक के अंदर, जैसे इसके लुक्स बनाए हैं यामा ने, तो उस हिसाब से भाई इसके अंदर नहीं आती है। तो ये एक इसका कौन है। अब आप लेने को तो आप कोई कितनी महंगी ब्रांड ले लो, आप चाहे कावासाकी ले लो, वो तक मैंने बजती हुई सुनी है फाइबर में। तो वो फाइबर तो भाई आप किसी कंपनी का ले लो, ओवर द टाइम धीरे धीरे वो जो उसका होल होता है स्क्रू का, वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, और फिर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आप इसको अगर आराम से चलाओगे तो फिर इट इज़ ओके। मगर यार एक इसका कौन है कि भाई इसके अंदर फाइबर बॉडी आती है, मेटल आपको इसके अंदर बॉडी नहीं मिलती है। अगर आपको इस चीज़ का समाधान चाहिए तो देन यू कैन गो फॉर FZX, जो इसी सेम टू सेम इंजन पे बेस्ड है। सारी चीज़ उसके अंदर सेम है। उसके अंदर भी गियर वो क्या बोलते हैं, पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता, डुअल चैनल ABS नहीं आता, इंजन सेम है उसके अंदर, सारी चीज़ें सेम है। पर हाँ, उसका जो वो रियर व्यू मिरर है वो अच्छे खासे गोल है उसके अंदर, तो अच्छे हैं। आप वो जा सकते हो अगर आपको मेटल चाहिए। उसके अंदर आपको उसकी पूरे टैंक की असेंबली और आपको आगे वाला अपना फ्रंट मडगार्ड दोनों के दोनों मेटल के मिलते हैं। तो भाई ये थी मेरी वीडियो अबाउट माई 1 मंथ एक्सपीरियंस एंड 5 प्रोज एंड 5 कॉन्स। ऑनेस्टली मैंने आपको बताया जो मुझे बेकार चीज़ लगी इस बाइक में, और जो इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है, मैंने आपको सब कुछ बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि इस बाइक को लेने की सोच रहे हैं, या फिर जिसके पास में ये है, और उनसे पूछना कि भाई तुझे भी ये दिक्कत होती है या फिर हमें पागल बना रहा है ये, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सिर्फ 2.2% लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय महाकाल।